आज के इस भूगोल के वीडियो में पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात होगी, जबकि इससे पहले भूगोल के वीडियो में हम लोगों ने भारत का भौतिक विन्यास या फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के रूप में पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियों के बात की थी। यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर कौन सा भौतिक रूप पाया जाता है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या है और तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या है। ये तमाम चीजें पहले वाले वीडियो में आपने देखी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पर्वत की शुरुआत करते हैं, यानी पर्वतों से शुरुआत करते हैं। और पर्वतों को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इन पर्वतों के प्रकारों की बात कर लें। अगर इन पर्वतों के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो आएगा वो वलित पर्वत कहलाएंगे। अब अगर हम लोग वलित पर्वत को भी बांटना चाहें तो इन्हें दो रूपों में बांट सकते हैं। एक आपके प्राचीन वलित पर्वत कहलाते हैं और एक आपके नवीन वलित पर्वत कहलाते हैं। दूसरे जिन्हें हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, तीसरे गुंबदाकार पर्वत, चौथे संग्रहित पर्वत। यानी हम पर्वतों को इन मुख्य रूप मोटे तौर पर चार भागों में बांट सकते हैं। पहले वलित पर्वत, फिर ब्लॉक पर्वत, फिर गुंबदाकार पर्वत और फिर संग्रहित पर्वत। अब सबसे पहले बात वलित पर्वतों की करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वलित पर्वतों से संबंधित या यूं कहें कि पर्वतों से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि ये पर्वतों का निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग थ्योरीज की बात करें माउंटेन्स की तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यहां पर दो थ्योरीज की बात करेंगे। एक आपका है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी कोवर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और दूसरा है आपका प्लेट विवर्तनी सिद्धांत या जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज कहेंगे। इनमें जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो वर्तमान का सबसे ज्यादा एथेंटिक प्रमाण माना जाता है इन पर्वतों की उत्पत्ति में, यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति में। ज्वालामुखी और भूकंप की व्याख्या करने का सबसे सटीक सिद्धांत अगर आज की डेट में कोई है तो वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से शुरू करेंगे, यानी पहले कोवर का भूसन्नति सिद्धांत जानेंगे, फिर उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है वो जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर पर्वतों की बात करेंगे, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। फिर इनको एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बेसिक सिद्धांत भी मालूम होना चाहिए कि आखिर ये बने क्यों, कैसे बन गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोवर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी की, जो बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी। आज अगर हम देखें कि बात कोवर की करें अगर, तो कोवर एक जर्मनी के बहुत ही नामी ग्रामी भूगोलवेत्ता थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोवर एक नामी ग्रामी विख्यात एक ज्योग्राफर थे जर्मनी के। इन्होंने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम था जियोसिंक्लाइन। यानी कोवर ने वलित पर्वतों को समझाने का जो प्रयास किया जिस थ्योरी के माध्यम से, और वो थ्योरी थी आपकी इनकी भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। तो कोवर की थ्योरी को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले जियोसिंक्लाइन ये है क्या। अगर देखा जाए, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, सिंक्लाइन का मतलब गड्ढा। जैसे आप किचन में अपने गड्ढा देखते हैं जहां पर बर्तन धुले जाते हैं, वो भी एक सिंक, उसको भी सिंक कहते हैं। तो इसी तरीके से इस धरातल पर यानी भूभाग पर यानी पृथ्वी पर एक चौड़ा गहरा गर्त, जिसे कोवर ने जियोसिंक्लाइन नाम दिया। अब जो कोवर का जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है वो पूरी तरीके से पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है, यानी पृथ्वी के संकुचन बल पर यह थ्योरी आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले कोवर ने सबसे पहले एक धरातल पर एक चौड़ा और एक गहरा गर्त
को जियोसिंक्लाइन नाम दिया। यानी कोवर के अनुसार धरातल पर एक चौड़ा और गहरा गर्त था, इसी को इन्होंने जियोसिंक्लाइन नाम दिया। यानी अगर हम यूं कहें, कोवर के अनुसार आज जहां ये पर्वत है, बलित पर्वत, तो वहां पर पहले एक गहरा चौड़ा एक गर्त था, यानी पानी से भरा हुआ, जिसे इन्होंने जियोसिंक्लाइन नाम दिया। अब इस गर्त के चारों तरफ जो एक भूखंड था, दृढ़ भूखंड था, उसको इन्होंने नाम दिया कैरोटोजेन। यानी ये नाम दिया कैरोटोजेन उसको कहा जो इस भूसंगति के चारों तरफ एक मजबूत दृढ़ भूखंड था। अब इस जो भूसंगति के किनारे थे, इन्होंने जिसे ये वाला किनारा, इसे अग्रदेश या अगर अंग्रेजी में कहें तो फोरलैंड का नाम दिया। यानी कोवर ने यह माना कि ये गहरा गर्त है, यानी धरातल पे गर्त माना और इस गर्त को जियोसिंक्लाइन नाम दिया। इसके जो किनारे थे उन्हें अग्रदेश या फोरलैंड का नाम दिया। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये जो आपके इस भूसंगति के चारों तरफ जो दृढ़ भूखंड था, उधर से नदियों ने पानी के साथ मलबा लाके इस भूसंगति में जमा करना शुरू किया। अब बात भी सही है, जब भी कोई नदी किसी सागर में गिरती है तो बहुत सारा मलबा लाके उसमें सागर में गिराती है। उसी से तो देखा होगा ये सुंदरवन जैसे डेल्टा बन गए। तो अब इन्होंने ये माना कि इस भूखंडों से नदियों ने पानी लाके भूसंगति में गिराना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है कि जब अगर कोई नदी किसी सागर में गिरती है तो अपने पानी के साथ वो बहुत सारा अवसाद यानी मलबा भी लेके चलती है। अब जैसे जैसे इस नदी की धाराएं यानी नदियां इस भूसंगति में गिरती रही तो पानी के साथ साथ इसमें गाद भी जमा होती रही। यानी हम यूं कहें इसमें अवसादीकरण का काम भी शुरू हुआ, यानी इसको कह सकते हैं सेडिमेंट्रेशन भी इसमें पानी के साथ साथ होता रहा। यानी पानी के साथ साथ अवसादीकरण भी होता रहा। जैसे जैसे अवसादीकरण होता रहा, यानी इसकी भूसंगति की तली पर भार लगातार बढ़ता रहा। अगर भूसंगति की तली पर लगातार भार बढ़ता रहा इस अवसाद के कारण, तो इस बढ़ते हुए भार के कारण इस भूसंगति की तली लगातार नीचे की ओर धंसती रही। आप देख सकते हैं ये जितना भी ब्लैक कलर का है ये सब मलबा दिखाया गया है, और ये वाला लगातार नीचे की ओर धंसता चला जाता है। अब ये क्या होगा, लगातार ये भूसंगति की तली नीचे की ओर धंसती रही। क्यों धंसती रही? क्योंकि लगातार मलबे का भार बढ़ता था। धीरे धीरे ये कंडीशन आई कि पूरी भूसंगति मलबे से भर गई। जब ये भूसंगति मलबे से भर गई तो कोवर के अनुसार ये जो अगल बगल के जो स्थल खंड थे, ये संकुचन बल के कारण ये आपस में एक दूसरे की ओर बढ़े। अब बिल्कुल बात स्वाभाविक भी है, अगर इस पूरे मलबे में इसे हम अगर भर दें तो ये कोने, ये किनारे जो हैं अपने आप इधर एक दूसरे की तरफ चल देंगे। तो जब ये दोनों किनारे एक दूसरे की ओर चल दिए, जो इसके अंदर जो मलबा था, गाद थी, यानी जो जितना भी सिल्टेशन था, वो सब क्या हुआ, वो सब इस तरीके के फोल्ड्स में बदल गया। अब इसी को इन्होंने नाम दे दिया वलित पर्वत। अब जैसे अगर हम इस फिगर को यहां पर देखें तो ये भूसंगति, ये इसमें मलबा जमा होता रहा, और जैसे ये अग्रदेश और ये अग्रदेश मानो, जब ये मलबा भर गया तो ये दोनों के किनारे एक दूसरे की ओर खिसकेंगे, तो ये जो मलबा था यानी कॉर्नर यानी किनारे वाले भाग पर्वत श्रेणियों के रूप में मलबा बदल गया। यानी कोवर ने ये माना कि जो ये फोर हेड हैं, वो फोरलैंड, इनके किनारे जो पर्वत श्रेणियां बन गई, जैसे एक इसके किनारे और एक इसके किनारे, इन्होंने इसे रेंडकेटन नाम दिया। यानी रेंडकेटन का मतलब भूसंगतियों के दोनों किनारों पर पर्वत श्रृंखलाओं का बन जाना। यानी जैसे ये और एक ये। कोवर ने यह भी माना कि अगर
यानी पृथ्वी का जो संकुचन बल यानी सामान्य रहे तो क्या होगा, इन्हीं दोनों किनारों पर पर्वत श्रृंखलाएं बनेगी, बीच वाला भाग नॉर्मल रहेगा। इसी को इन्होंने मध्य पिंड का नाम दिया या स्वासिन वर्ग या मध्य पिंड का नाम दिया। लेकिन अगर संकुचन बल तीव्र है तो क्या होगा, इस मध्य पिंड का निर्माण न होके फिर इस पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, फोल्ड्स में बदल जाएगा। ऐसा कोवर का मानना था। यानी उन्होंने ये माना कि अगर पृथ्वी का संकुचन बल सामान्य है तो इन अग्र देश के किनारे, दोनों किनारों पर एक एक पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। इसी को इन्होंने रेंट-केटन नाम दिया। और बीच वाला भाग जो नॉर्मली स्थिर रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसे इन्होंने मध्य पिंड के रूप में माना। जैसे अगर हम लोग देखें कुल्लू शान और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार का पाया जाना, तो इन्होंने ये माना कि अगर नॉर्मल संकुचन बल है तो यहां पर किनारों पर एक एक पर्वत श्रृंखलाएं बन जाएंगी और इन्होंने इसको ये नाम दे दिया। लेकिन अगर इन दोनों का संकुचन बल अत्यधिक ज्यादा है यानी अत्यधिक है तो क्या होगा, ये इसमें इस मध्य पिंड का फिर अभाव पाया जाएगा, यानी ये मध्य पिंड फिर उसमें नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से कोवर ने इन बलित पर्वतों को समझाने का, यानी बलित पर्वतों के निर्माण को समझाने का एक भरसक प्रयास किया। वो बात अलग है कि आज प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के आने के बाद ये कोवर का भूसंगति सिद्धांत उतना मान्य नहीं रह गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोवर को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। कोवर ने जो ये भूसंगति के सिद्धांत के माध्यम से जो एक पर्वतों के निर्माण को समझाने का एक सराहनीय कार्य किया। अब अगर हम लोग ये देखें कि जैसे कोवर ने ये भूसंगति सिद्धांत के माध्यम से इस पर्वतों को समझाने का प्रयास किया, अगले सिद्धांत के रूप में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो बिल्कुल सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोवर की थ्योरी में कुछ अगर कमियां देखें तो कोवर का सिद्धांत उन बलित पर्वत श्रृंखलाओं की व्याख्या करता है जो पूरब से पश्चिम क्रम में फैली है, जैसे हिमालय। लेकिन उत्तर से दक्षिण फैली बलित पर्वत श्रृंखलाओं की व्याख्या करने में कोवर का सिद्धांत पूरी तरीके से मौन है। दूसरी बात यह कि जो कोवर का दूसरी जो इनके सिद्धांत में कमी नजर आती है कि जो पृथ्वी यानी बलित पर्वतों के निर्माण में पृथ्वी का जो संकुचन बल इन्होंने बताया वो पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं है। यानी कुल मिलाके कोवर के द्वारा बलित पर्वतों के निर्माण को समझाने का जो प्रयास किया गया वो एक सराहनीय प्रयास है। आज बदलते समय के साथ साथ बहुत सी थ्योरीज और भी आई, जैसे अभी बताया कि एक प्लेट विवर्तनी सिद्धांत जो वर्तमान का सबसे ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत है।